Good morning, students. Welcome back after your first term exams. कक्षा 12वीं में हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों हिंदी में आरोह भाग 2 में संकलित पाठ्य पुस्तक आपकी जो आरोह भाग 2 है उसमें संकलित है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं उषा कविता। अब उषा कविता पढ़ने से पहले हम शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 में देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं कुछ कविताएं इस तरह से उन्होंने लिखी हैं। कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे छोड़, होड़ है मेरी आएगा इसमें, काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी शब्दकोश आदि इसका संपादन उन्होंने किया। उन्हें साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब शमशेर जी की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी हुई कविता है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की है, इंद्रियता और इंद्रियेतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में हुई है। उनका कवि मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का स्वभाव अलग है। उनका निधन वर्ष 1993 में अहमदाबाद में हुआ। अब बच्चों हम जानते हैं आज की कविता की रूपरेखा। आज की कविता में उन्होंने क्या कहना चाहा है। अब हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से जुड़े हुए नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह सूर्योदय से पूर्व पल पल होते हुए परिवर्तनों के केवल मूक दृष्टा ही नहीं है बल्कि भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाले सृष्टा भी हैं। अब कविता के प्रातःकालीन आकाश में होने वाले सूर्योदय का गतिशील चित्रण हुआ है। कवि आकाश में हो रहे परिवर्तनों को ग्रामीण उपमानों के जरिए प्रस्तुत करता हुआ एक ऐसे गतिशील शब्द चित्र को उपस्थित करता है जो नैसर्गिक प्रकृति की सुबह से जुड़ा हुआ है। अब गांव की सुबह में राख से लिपा हुआ एक चौका, काली स्लेट पर खड़िया चाक से लिखते हुए नन्हे बालकों के हाथ, युवती और प्रकृति का सम्मोहन वातावरण भी कुछ इसी तरह से मौजूद हुआ है। अब हम पढ़ते हैं उषा कविता। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब भोर मीन होता है बच्चों सवेरे से ठीक पहले का समय या वातावरण। नभ मीन आकाश, चौका यानी कि खाना बनाने का, रसोई बनाने का एक स्थान होता है, उसको कहते हैं। सिल मसाला पीसने वाला एक पत्थर होता है। केसर जो है एक फूल का सुगंधित पदार्थ है। और मलना, लगाना। नील जल नीले रंग का पानी। गौर मीन गोरा, झिलमिल चमकता हुआ या जगमगाता हुआ, झिलमिलाता हुआ। देह शरीर, उषा प्रातःकाल, जादू सौंदर्य या आकर्षण। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी आरोह की पाठ्य पुस्तक भाग 2 में संकलित और शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से ली गई हैं। अब उषा एक बिंब धर्मी कवि शमशेर जी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कविता रही है ये। अब प्रस्तुत कविता में भोर के पश्चात उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण किया गया है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब प्रातःकालीन जो आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले का समय जो होता है वो बहुत ही नीले आसमान में शंख जैसा लग रहा था।
तो सूर्योदय से पहले भोर के समय का आसमान, सूर्योदय से पहले सुबह का या भोर से पहले का जो आसमान था उसका रंग कैसा लग रहा था? शंख के जैसा नीला लग रहा था। अब आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अभी अभी राख से लिपा हुआ चौका है। अब गांव में जो चौका होता है इनकी मिट्टी का, गीली मिट्टी का जो है, गीली मिट्टी से या राख से उसको लीपा जाता है, पोता जाता है, और गीला गीला चौका ऐसा लग रहा था जैसे आसमान हो। नमी के कारण आसमान का जो रंग है वो कुछ गीला ही लग रहा था, और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्त्री ने अपने घर का चौका जो होता है, चूल्हा जो होता है, उसको किसी काली राख से लीप रखा हो और वो कुछ नीलिमा लिए हुए, कुछ गीला गीला वो लग रहा है। ऐसा ही आसमान भी लग रहा है। और बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय के समय में जो है एक हल्की सी लालिमा युक्त लिए हुए आसमान हो गया है। अब आसमान में जो है थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैलने लगा है और वो लालिमा लिए हुए है, क्योंकि सूर्योदय जब होता है, सूर्य उदय जब होता है तो कुछ लालिमा लिए हुए आता है और बाद में वो चमकीला और अपने चरम सीमा पर फिर बाद में पहुंचता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, बहुत काले सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब बहुत काले से आसमान में या नीले से आसमान में अब सूर्योदय होता है तो कैसा लगता है? जैसे किसी छोटे से बच्चे ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो, यानी कि नीले नीले काले काले आसमान में अब सूर्योदय हो रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे काली या नीली स्लेट पर किसी छोटे से बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से खड़िया चाक मल दी। अब खड़िया चाक भी कुछ लाल लाल रंग की ही होती है, केसरिया रंग की होती है, इसीलिए यहाँ पर एक बिंब दिया गया है। अब नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और कैसा लगता है? अब सूर्योदय हो चुका है, उसके बाद की बात है ये। सूर्योदय जब हो चुका है तो अब उसकी किरणें जो हैं वो झिलमिलाती हुई या चमकती हुई सी नज़र आने लगी हैं, और नीले से आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोर वर्ण की युवती नीले जल में नहा रही हो, या उसकी गोरी देह जो झिलमिला रही हो। पूरे नीले नीले आसमान में अब सूर्योदय हो रहा है, उसकी चमकीली किरणें इतनी सुंदर लग रही हैं, और कवि ने एक बिंब दिया है कि जैसे किसी कोई गोर वर्ण की युवती एक नीले जल में स्नान कर रही हो और वो झिलमिला रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय हो चुका है और जो उषा का जो जादू था, जो आकर्षण था, अब वो खत्म हो गया है। जब पूर्णतः सूर्योदय हो जाता है, सूर्य उदय जब हो जाता है, उसकी किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, चमकीली किरणें चारों तरफ आसमान को घेर लेती हैं और अपनी धरती पर अपनी जो है किरणें पहुंच जाती हैं और बिखेर देती हैं। चारों तरफ आसमान से रोशनी ही रोशनी लग रही होती है, हमें नज़र आती है। तो ऐसे में जो सुबह का जो वातावरण था, उसका जो जादू था, उसका जो आकर्षण था, अब वो खत्म हो चुका है। अब वो जो सुबह का जो या फिर उषा का जो जादू था वो टूट गया है, और अब जो वो सूर्योदय हो गया है। तो कवि ने प्रकृति के माध्यम से लोगों को भी सचेत करना चाहा है यहाँ पर कि हर एक रात के बाद सवेरा होता है, यानी कि हर एक दुख के बाद सुख भी आता है। तो ये एक बिंब भी इसमें इस तरह से छुपा हुआ है। तो अब हम बच्चों जानते हैं इसके काव्य सौंदर्य के बारे में। काव्य सौंदर्य, अब काव्य सौंदर्य में क्या है कि कवि ने यहाँ पर हिंदी संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। बिंबात्मक भाषा, बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार से इन्होंने बिंबात्मक भाषा का प्रयोग किया है। और प्रातः काल के गहरे एवं नमी को जो है राख से लिपा हुआ चौका जैसे बिंब के माध्यम से अपने बिंबों को साकार किया है। भोर कानब में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहुत काली सिल में जैसे उपमा अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। नील जल में जैसे हिल रही हो तथा स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दियों में उत्प्रेक्षा अलंकार। और इस तरह से मतलब सुंदर सुंदर प्रतीकों का प्रयोग करते हुए, जैसे नीला जल में नीले आसमान का द्योतक और गौर झिलमिल देह सूर्य के प्रकाश का द्योतक है। तो इस तरह से
उषा का मानवीकरण हुआ है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी दिया गया है। तो इस तरह से कविता बहुत ही प्रसिद्ध जान पड़ी है और बहुत ही मन को मोह लेने वाली एक बिंबात्मक कविता आज हमने पढ़ी है। कल हम इसी से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।